नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अचानक सा भूचाल सा आ चुका है, इसलिए क्योंकि पिछली सरकार के कामों को लेके एसीबी ईओडब्ल्यू ने 4 एफआईआर दर्ज किए भ्रष्टाचार को लेके। शराब के मामले में, कस्टम मिलिंग के मामले में, डीएमएफ के मामले में और कोल लेवी के मामले पे ईओडब्ल्यू एसीबी ने केस रजिस्टर्ड कर लिए। तकरीबन 200 लोगों के नाम प्रारंभिक सूची में, साथ ही साथ अन्य का भी जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले के बाद, इस एफआईआर के बाद सूबे में सियासत गरमा गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी अपनी बातें रख रही है। आज इसी तमाम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में 5 साल बाद फिर से बदलापुर जैसे शब्द सुनाई देने लगे हैं। दरअसल ईडी के आवेदन पर राज्य की जांच एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 4 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कोल लेवी, शराब घोटाला, डीएमएफ में 40% कमीशन और चावल घोटाला शामिल हैं। चारों एफआईआर मिलाकर करीब 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व सचिव, रसूखदार, नेता, आईएएस अधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी, कारोबारी सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। अलग अलग तारीख पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने गंभीर धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार पूर्वाग्रह से यह कार्रवाई कर रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने सरकार यह खेल खेल रही है। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मील का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा, एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। इन दिनों जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, उससे साफ हो रहा है कि यह कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और बदलापुर की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बने 1.25 महीने से अधिक हो गया है। मोदी की गारंटी के नाम पे कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। जानकार मानते हैं जिन गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, किसी भी वक्त बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इन तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस के राजनीतिक बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ मंत्री तक ने इसे कानून के दायरे का मामला बताते हुए राजनीति न करने की बात कही। अब ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, जांच एजेंसी है, अपना काम कर रहा है। 5 साल में कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है, छत्तीसगढ़ वासियों के छत्तीसगढ़ की धरती पर भ्रष्टाचार किया, उसकी परिणति आज उनको भुगतनी पड़ रही है। आज ईडी ईओडब्ल्यू में जो केस दर्ज करा रही है और कांग्रेसी से बदलापुर की राजनीति कहते हैं। एक बात बताएं, युवाओं का भविष्य पीएससी के माध्यम से आपने बेचा, महिलाओं से धोखाधड़ी करके शराब को अपनी निजी आय का जरिया आपने बनाया, कोल में घोटाला आपने किया, विभिन्न राशन घोटाला आपने किया, छत्तीसगढ़ को चारागाह समझ के आपने लगातार लूटा। जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को तो उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे ही। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात का उल्लेख किया हुआ है। ऐसे में बीजेपी बतौर विपक्ष जिन मुद्दों पर राजनीति करती थी, अब उनकी जांच करा सच्चाई सामने लाने की तैयारी कर चुकी है। बहरहाल एक साथ 4 एफआईआर दर्ज होने पर जो हलचल मची हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि मामले को लेकर अभी और भी कई मोड़ आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़।
आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक हैं, आप रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट के अहम कड़ी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, समय समय पर टीवी डिबेट में अलग अलग माध्यमों में पार्टी के रीति नीति का निर्वहन करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और सबसे अहम ये कि इस पूरे 4 एफआईआर में 2 महत्वपूर्ण चीज, डीएमएफ घोटाला और शराब घोटाले पे कहा जा सकता है कि विजिल ब्लोअर जिन्होंने शिकायत की, जिन्होंने की पहली शिकायत पे पूरे मामले का राजफाश हुआ, उचित शर्मा जी भी आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे। उचित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेंद्र जी आपसे है कि क्यों आप लोग को यह कहना पड़ रहा है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है? अवधेश जी, पूरे देश में भाजपा का यही चरित्र है कि एजेंसियों को जांच पे लगाओ, विपक्षी दल के नेताओं को जेल जाने का डर दिखाओ, लालच दो और अपनी पार्टी में शामिल करो। तो ये जो आखिरी वाला जो इनका उद्देश्य है वो छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन डर दिखाने का जो इनका चरित्र है वो यहाँ पर पहले भी दिखा है। 4 एफआईआर हो चुके हैं उन मामलों में जिसमें पिछले 3.5 साल से ईडी के अधिकारी यही हैं। ये छापेमारी के लिए या प्रकरण में जांच के लिए आते नहीं है, परमानेंट स्थायी तौर पर छत्तीसगढ़ में बस चुके हैं। वो ईडी के द्वारा इन सभी मामलों में पिछले 3 साल से कार्रवाइयां चल रही है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए आपराधिक कार्रवाई 2 बार नहीं हो सकती। अभियोजन को ये अधिकार नहीं है कि उसी केस में, उसी मामले में फिर से प्रकरण दर्ज करके अभियोजित करें। लेकिन भाजपा का किया गया है। भाजपा का जो चरित्र है अवधेश जी, आपको याद होगा हाल ही में महीना भर पहले छगन भुजबल जो है वो जब भाजपा के विपक्ष में थे तब 2016 में उन पर आरोप लगा था 100 करोड़ के पीडब्ल्यूडी घोटाले का, और जैसे ही भाजपा में शामिल हुआ अभी हाल ही में 1 महीना पहले, लगभग मैं समझता हूं कि जनवरी के महीने, नवंबर दिसंबर के महीने में उनके खिलाफ ईडी ने बाकायदा आवेदन देकर मामला वापस ले लिया। तो ये इनका चरित्र है। ये राजनीतिक हथियार के रूप में एजेंसियों को लगा के भाजपा के खिलाफ जो काम करने वाले राजनेता हैं उनके ऊपर, ये मूल बात देखिए, यूडी मिंज का नाम पिछले 3.5 साल में आपने कभी नहीं सुना अवधेश जी। पहली बार क्यों आया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ते हैं उस कुनकुरी से ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इससे पहले विधायक भी थे। अमरजीत भगत का नाम पहले बार आया। गुलाब कमरे जो है वो रेणुका सिंह जी इनकी केंद्रीय मंत्री है, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। कवासी लखमा जी इकलौते विधायक है जो 6 बार जीते हैं बस्तर से। ठीक है। तो ये दुर्भावनापूर्वक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, केवल सत्ता को हथियार रखने के लिए। इनके पास देखिए मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी, जनता को भरोसा रहा नहीं। 3100 रुपए एक दिए नहीं धान का, तमाम वादे फेल हो गए। ठीक है, लौटूंगा मैं एक बार उज्जवल जी का रुख कर ले। तो उज्जवल जी, क्या सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है? जो कहा जा रहा है कि जिस मामले की जांच ईडी का, ठीक है, सबके कानूनन दायरे अलग अलग है, उचित जी बेहतर उस पर प्रकाश डालेंगे कि ईडी के जो डू एंड डोंट्स है वो तय है, एसीबी ईओडब्ल्यू क्या करेगी वो तय है, सीबीआई क्या करेगी वो तय है। लेकिन क्या सच में सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है? जिस तरह से यूडी मिंज का नाम लिया गया, अमरजीत भगत का नाम लिया गया, कवासी लखमा का नाम लिया गया, कि इनके नाम का जिक्र कहीं नहीं 3-3.5 साल में, अचानक एफआईआर में कैसे नाम आ गया? अवधेश जी, अगर आप पिछले 5 साल के जो भ्रष्टाचारी सरकार थी भूपेश बघेल की, इसके कार्यकलापों को, कुकर्मों को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका क्रोनोलॉजी क्या था, ऑर्डर क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या था। सबसे पहले सीबीआई को बैन किया गया। चोर को किससे डर लगता है? पुलिस से। सीबीआई को बैन करने का मतलब क्या था भाई? आपको पता था आप एक पिच तैयार कर रहे हैं, करप्शन की पिच। दूसरा कदम आपने क्या उठाया? एसडीएम लेवल के अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी से ऊपर की पावर देने का। होता यह है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऑफिशियली आपके एजेंट नहीं बन पाते, तो एसडीएम लेवल के अधिकारी को मैनेज करना आसान है, उसको नचाना आसान है। वो अलग बात है कि कौन किसके इशारे पर नाच रहा था, वो पूरे 36 घंटे देखा है। तीसरा इन्होंने क्या किया? चौके छक्के लगाए उसी पिच पे, करप्शन की पिच पे। चौथा इन्होंने क्या किया? पीएससी पे घोटाला करके एक काडर तैयार करने की कोशिश की उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की। इनको लगता था 15-20 साल राज करेंगे, एक पूरी टीम होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया गया पूरा एक, कि एक ऐसे यंग युवा पीएससी में भ्रष्टाचार करके आए हुए चयनित लोगों को चयन किया गया ताकि आगे परिपाटी जारी रह सके, ऐसे एसडीएम लेवल के अधिकारियों से भ्रष्टाचार कराया जा सके। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आपको बताती है कि प्लान क्या था।
और उसके बाद आप बोलते हैं हम पूर्वाग्रह से करते थे। कौन सा पूर्वाग्रह? जब 501 करोड़ बरामद होता है, सीएम भूपेश बघेल को बयान आता है कि उनको पैसे दिए गए मुख्यमंत्री को, महादेव आप सट्टा में। भाई साहब, आप ये पहली सरकार है देश की, कलंकित कर दिया छत्तीसगढ़ राज्य को कि राज्य सरकार नकली होलोग्राम का धंधा कर रही है, नकली शराब बेच रही है, लोगों को साइलेंट डेथ हो दी है छत्तीसगढ़ के लोगों के लोगों ने। ठीक है, मैं लौटूंगा आपको, मैं उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, ये तो राजनीतिक बातें हो गई, ये टेक्निकल बातें हो गई, क्रोनोलॉजी दीपक उज्जवल जी ने समझा दिया। अब जब आप ये समझा दीजिए कि आखिरकार ये 4 FIR कोल पे, शराब पे, DMF पे और इस पे कस्टम मिलिंग पे 4 FIR, क्या इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था 5 सालों से छत्तीसगढ़ में? ये सच है, इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। हकीकत ये है कि इसको मैं पूर्वाग्रह से तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इनके चुनावी वादे में था कि हम एक जांच आयोग बनाएंगे, जांच करेंगे, क्योंकि इसी परसेप्शन या इस करप्शन को लेके ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इन्होंने जो परसेप्शन बनाया, जो ईडी ने बनाया, उसी बेस पे ये हुआ है। इन चारों में आप देखिए, वही ढंग से आप करेंगे तो ये जो चीजें हैं चारों में, अवधेश जी, डॉक्टर साहब, ये पूरे के पूरे 3 में इसमें कहूंगा, आप कोल को ले लीजिए, DMF को ले लीजिए, चावल वाले को ले लीजिए, ये जितने भी चारों प्रकरण है उसमें तो 2 प्रकरण है जो मैं कहूंगा कि करप्शन के स्टार्टअप थे, जो इसी सरकार ने चालू किए थे। पहले कि TMF में पहले भी होता है, डॉक्टर रमन सिंह सरकार में भी हुआ है, भूपेश सरकार में भी हुआ है और आगे भी होगा। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो कोल का था, जो एक नया फॉर्मूला याद किया, और जो शराब में FL10 लाइसेंस आप 3 प्राइवेट आदमी को देना और उसके माध्यम से आप करप्शन करना, ये अल्टीमेटली ये एक बड़ा अजीब वो गरीब स्टार्टअप था जिसके माध्यम से करप्शन किया गया। लेकिन एक चीज और मैं कहूं कि चलो पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो किया, लेकिन जो मूल जड़ थी करप्शन की दिया गया, इस वर्तमान सरकार ने उसको बंद ही किया, उसको एज इट इज रखा। तो कौन कितना ईमानदार है ये समझना बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल कि जो अभी भी जिसकी वजह है, जो करप्शन की वजह रही है, आप देखिए हर चीज हटा दी गई है, हटा दी जाएगी। लेकिन अभी जो उन्होंने नई नीति आने वाली है उसमें आप देखिए FL10 अभी भी ये बेवरेज कॉर्पोरेशन के पास था, वो होना चाहिए। अगर आप है और आप भ्रष्टाचार के विरोध में आप आए हैं, तो आप जो जिसके कारण जिस्ट ये है कि आपने 3 प्राइवेट आदमी को दिया, तो आप उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, तो उन्होंने किया, आप कर रहे हैं, तो फर्क क्या? अब यही जनता जानना चाहती है कि उनमें और आप में फर्क क्या है। बेहद गंभीर बात है कि जिस चीज को आधार बना के भ्रष्टाचार की पूरी नींव तैयार की गई, इमारत तैयार की गई, वो नींव अभी भी बरकरार है। FL10 लाइसेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं सुरेंद्र जी आपका रुख करता हूं। छगन भुजबल की दलील, राजनीतिक दलील, पूर्वाग्रह, इन तमाम चीजों से, लेकिन ये जो 4 FIR दर्ज कर ली गई है, EOW ACB के, माफ कीजिएगा, ED के पास पहले से केस है। अगर आप उसके पन्नों को पढ़ेंगे सुरेंद्र जी, DMF के मामले में लिखा गया कि 40% कमीशन और उसके बाद 15 से 20% अतिरिक्त कमीशन, 60% का कमीशन। कैसा खेल चल रहा था? अवधेश जी, सबसे प्रमुख बात जो है वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने कही कि फर्क क्या है। 60% कमीशन आप इससे पहले सुने होंगे कि जो शराब में 12-13 से लेके 2018 तक जो भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार रही, वो पहली सरकार है देश की जिसने सप्लायर कंपनियों को बकायदा नोटिस जारी करके 60% कमीशन दिया, उसको फिर आगे के सालों में 50% किया। जिस मामले में, जिस आधार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, वो रमन राज में खेला गया। ये शराब का ये कहते हैं ना, रमन राज में ये जांच कर ले। जो मूल बात है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का, 10 सेकंड टोकरा, 13 से 18 तक के करप्शन का आपने जिक्र किया कि नोटशीट चला के 60% करप्शन किया गया, 60% कमीशन लिया गया। 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस मामले पे कुछ किया आपने? हमारी सरकार ने तो FIR भी दर्ज किया। समुद्र सिंह का मामला आपको याद होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है। हमारी सरकार ने कार्रवाई की, लगभग 1 साल तक वो जेल में रहे। लेकिन मूल बात है, जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, वही प्रक्रिया, वही सिस्टम तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि इनको समुद्र सिंह ना, सुरेंद्र जी, एक समुद्र सिंह, उसके बाद में पूरी व्यवस्था बदल दी गई। हमारे आने से पहले सरकारीकरण किया गया। सरकारी दुकानों के माध्यम से जो विक्रय का सिस्टम है, वो तत्कालीन भाजपा सरकार ने शुरू किया था। मूल बात, जो ये 4 FIR लिखे गए हैं, उसमें एक FIR में यह भी लिखा गया है कि लगभग 106 लोगों के नाम की सूची के बाद में कांग्रेस के पदाधिकारीगण, यह शब्द जो है इस बात का प्रमाण है कि यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और जिस चावल घोटाले की ये बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से पावर गेम है।
क्योंकि इनके मंत्री के जो भाई हैं, जो वर्तमान में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो उस दौर में जो दूसरे हुआ करते थे, रुंगटा जी थे, तो उनको निपटाने के लिए इस प्रकार से ये होता, तमाम राइस मिलर जो हैं वो इस काम में लगे हुए थे, मिलिंग के काम में। तो इसको पूर्वाग्रह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जो मंत्री के परिजन है उसके खिलाफ जो चुनाव लड़के जो उस समय पदाधिकारी बने, अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष बने, क्या वही दोषी है? यदि इनको कार्रवाई करना है तो सारे राइस मिलर के खिलाफ करे। और मूल बात, जो कमल छाप का ताबीज पहन लेता है, जो इनकी भाजपा की गंगोत्री में जो नहा लेता है, वो तो पाक साफ हो जाते हैं। फिर चिंतामणि महाराज का क्या कसूर? तो उनको लोकसभा में जिस प्रकार से जाते ही वो दावेदारी करने लगे थे, तो उनको भी ठिकाने लगाने के लिए भाजपा का ये प्रयोग है, ये लगातार करते रहे हैं। पूरे देश में इनका यही चरित्र है। मैं जवाब ले लेता हूँ। उज्जवल जी, दो गंभीर बातें निकल के आई इस पूरी चर्चा में, अब तक की चर्चा में। पहला ये एफएलटेल लाइसेंस को लेकर उचित जी ने जो कहा कि जो भ्रष्टाचार की नींव जिस पे तैयार हुई वो नींव आज भी बरकरार है, उस पर क्या संज्ञान लेंगे? पार्टी की ओर से आप अधिकृत है, उस पर आप लोग क्या करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या अगर पूर्वाग्रह नहीं है तो नए नाम क्यों जोड़े गए? अवधेश जी, आबकारी पॉलिसी अभी बन रही है, सामने नहीं आई है। जब तक वो आ नहीं जाती, ये कयास है, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, इस पर मैं भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा अधिकृत रूप से। जहां तक पूर्वाग्रह की बात है, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि महादेव ऐप सट्टा में कितने करोड़ बरामद किए गए भिलाई से, और क्या बयान जारी किया गया? चावल घोटाले में, धान घोटाले में, शराब घोटाले में, नकली होलोग्राम जो जेल के अंदर बंद है आपके आईएएस, कोयला में जो 25 रुपए की लेवी ली जाती थी। और ये बात ईडी को नहीं, सीबीआई को नहीं, एसीबी को नहीं, ईओडब्ल्यू को नहीं, छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक को मालूम है, एक एक ट्रक वाले को मालूम है, एक एक रेत खदान ऑपरेटर को मालूम है कि किस लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा था। माननीय पत्रकार ऋतु शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये सच है, यही सत्य है। पूरे प्रदेश में सबको मालूम था कि रेत का ठेका चाहिए तो किसके पास जाना है, शराब का काम करना है तो किसके पास जाना है। ठीक है, ये क्या था, जमीन पर कब्जे करना है तो किसके पास जाना है। छत्तीसगढ़ माता के गहने जो थे, कोल, आयरन ओर, सबको बेच दिया इन लोगों ने, जंगल काट के बेच दिया इनके वन मंत्री ने। और क्या बाकी रह गया था बेचने के लिए? छत्तीसगढ़ में नीलाम करने के लिए छत्तीसगढ़ में कभी पूर्वाग्रह की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने वाले। ठीक है, वो तय कर लेंगे, कोर्ट तय करेगा कि शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, क्या मामला एसीबी ईओडब्ल्यू तक ही रहेगा, सीबीआई को हैंडओवर नहीं होगा? इसलिए तकनीकी पॉइंट ये कि कई ऐसे मामले, नकली होलोग्राम, नोएडा का मामला, इंटर स्टेट वाली जब बातें आएगी तो क्या ये सीबीआई को केस हैंडओवर करने की प्रारंभिक स्टेज माना जाए इसे? जी, फिलहाल इसको लोकसभा तक इसका राजनीतिकरण किया जाएगा। ये डेफिनेट है, राजनीति के लोग हैं, राजनीति तो होते रहेगी। फिलहाल अभी लोकसभा का चुनाव है, डेफिनेटली एक परसेप्शन और बनाने की कोशिश की जाएगी कि पूर्व सरकार भ्रष्ट थी, उन्होंने भ्रष्ट तरीके से काम किया है। नो डाउट कि इस तरीके का परसेप्शन बनाने में बहुत हद तक शायद सफल भी हो जाए, और एक समय आने के बाद इसको जो आप कयास लगा रहे हैं कि इसे तकनीकी रूप से सीबीआई को भी हैंडओवर किया जा सकता है। फिलहाल ईओडब्ल्यू, एसीबी जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जीएडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार जो चाहे वो मैनेज कर सकती है। पूर्व भी ऐसा हो चुका है, हम देख चुके हैं। तो राज्य सरकार अभी पूरी जांच का दायरा अपने तक सीमित रखना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एसीबी के पास इसको भेजने का। बिल्कुल सर, सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए कि क्या राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार में जांच करेगी या सीबीआई को हैंडओवर करेगी? अवधेश जी, ये तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। गृह राज्य सूची का विषय है, राज्य के अधिकारियों पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग बयान दिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र भी कह रहे थे कि महादेव ऐप में 501 करोड़ रुपया बरामद हुआ। बता दे कहाँ ईडी के ये एजेंट बनते हैं, ईडी के प्रवक्ता बनते हैं। ये पूरी तरह से झूठ और लफाजी है, भारतीय जनता पार्टी के मनगढ़ंत कहानी है। बताए 501 करोड़ कहां पर नकद जब्त हुआ था? मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी अडानी के एजेंट के तौर पर यहां सरकार चला रही है। जो आरोप लगा रहे थे जंगल काटने का, जैसे ही सरकार बदली हसदेव के जंगल कट रहे हैं। नंदराज पर्वत 16-17 में फर्जी एनओसी, ग्राम सभा का जो हरमन सरकार ने एनओसी लगाया था वो कूटरचित दस्तावेज था। 420 का प्रकरण क्या दर्ज होगा उन पर? नान और धान के घोटाले, अगस्ता पनामा की कमीशन खोरी, जिस तरह से डीकेएस घोटाला हुआ, ये भागते रहे, ये कोर्ट जाके न्यायालय जाके लंबित करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हाईकोर्ट जाते हैं, भ्रष्टाचार
सरकार की जांच को बाधित करना है तो ये अडानी के एजेंट के तौर पर केवल यहाँ के संसाधन सौंप रहे हैं। यहाँ का कोयला का ढुलाई हो रहा है, 3 साल में 68,000 ट्रेनें निरस्त हो जाती है, लेकिन कोयला की ढुलाई बंद नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी का मामला उठा रहे थे, केंद्रीय सचिवालयों में अपने कारपोरेट मित्रों के कर्मचारियों को भर रहे हैं, युवाओं का हक मारकर यूपीएससी को बाईपास करके बताइए संयुक्त सचिव के कितने पद भरे। तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में यहाँ के लोग नहीं आने वाले और इसीलिए इनको डर है। और इस डर का यह परिणाम है कि ये इस प्रकार से चिन्हित करके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जेल जा भेजने का डर दिखा रहे हैं। तो यह भाजपा का कुत्सित प्रयास जो है कभी सफल नहीं होगा। ठीक है, उज्जवल जी जवाब दे दीजिए कि आप लोग केवल भया दोहन करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज होती है अवधेश जी, जो पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ से लापता थी, गुमशुदा थी। अब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि कानून होती है और व्यवस्था भी मेंटेन होती है। ये सिर्फ आरोप लगाते रहे, हमने करके दिखाया है। हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में शामिल था कि इन पे कार्रवाई की जाएगी, घोटालेबाजों को नहीं बख्शा जाएगा, पीएससी की परीक्षा पारदर्शिता देगी। कांग्रेस के जो मित्र हैं, अडानी, मणिपुर, संविधान, लोकतंत्र, सिर्फ यही बातें करते हैं। ठीक है, मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, क्या लगता है कि सियासत से परे 200 लोगों पे एफआईआर जो दर्ज कर दी गई, सियासत से परे इसलिए क्योंकि चर्चा में जो सियासी बातें निकल के आ रही है, 200 लोगों पे एफआईआर दर्ज होना, पूर्व मंत्री से लेके पूर्व चीफ सेक्रेटरी से लेके आईएएस से लेके विधायक से लेके तमाम वर्गों को, कारोबारी हो, मीडिया हाउस हो, 2 मीडिया हाउस का भी नाम जिसमें शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए कॉन्स्पिरेसी तो हो रही थी, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर ईमानदारी से काम होता बिल्कुल तो 200 करोड़ की संपत्ति जब्त नहीं होती, जितने 2018 से 23 तक में जो संपत्ति का इन्होंने इजाद किया है, जो संपत्ति जब्त की है ईडी ने, तो जाहिर है चाहे समीर बिश्नोई हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे ढेबर लोग हो, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। तो क्या इन लोगों ने मनरेगा से मेहनत मजदूरी करके कमाई थी? नहीं ना, तो जाहिर सी बात है करप्शन करके कमाई थी। उचित जी, किस कांग्रेस नेता के पास से मिला है आप बता दीजिए। ये जो है ये कारोबारी है, कारोबारियों के नॉलेज है। 10,000 का आरोप लगा है, कारोबारी कारोबारी कब से हो गई? कारोबारी कब से हो गई? रमन सिंह के खिलाफ जो मामले हैं 35 कंपनियों से फर्जी जांच कर लेते, आप जांच कर लेते, किसका है? आप जांच कर लेते घोटाले में जो एक जांच नहीं की, किसानों की जमीनें जब्त की गई, इसका दोषी कौन है? रमन सिंह को कब उल्टा लटकाएंगे बताइए। सुरेंद्र जी, उज्जवल जी, पहले एक बार दीपक जी, माफ कीजिए, एक बार पहले उचित जी को अपनी बात नहीं, भाजपा शासित राज्यों के भाजपा के नेता दूध के धुले, ठीक है, कमल ठीक है उज्जवल जी, सुरेंद्र जी पहले एक बार उचित जी को कंप्लीट करने दीजिए। सुरेंद्र जी सुनिए जी, मेरे लिए आपकी पार्टी भी उतनी सम्मानित है जितनी उज्जवल जी की पार्टी सम्मानित है। मैं राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ इन चीजों पे नहीं निकालता। मैं केवल व्यवस्था के जो खिलाफ व्यवस्था जो बनी हुई है, जो करप्ट व्यवस्था है, उसके खिलाफ हम बात करते हैं और उसी पे हम चर्चा करते हैं। आज नहीं उचित जी, मैं जितना आपको जानता हूँ, आज आप सालों से लड़ाई लड़ रहे इस बात को लेकर। करप्शन के खिलाफ अगर इशू उठाना है, वो करप्शन चाहे आपकी पार्टी का हो चाहे इनकी पार्टी का हो, मैंने दोनों ही पार्टी के बारे में बात की कि इनकी पार्टी में वो उन्होंने गुंजाइश में, देखिए FL10 का लाइसेंस हो सकता है वहां भी करप्शन हो, FL10 का लाइसेंस की व्यवस्था उन्होंने खराब अभी सुधारी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये मैं कह रहा हूं इस बड़े चैनल के सामने कि 11,000 करोड़ की प्रस्तावित होने वाला है आबकारी से राजस्व। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ये 18,000 करोड़ प्रति वर्ष की राजस्व यहाँ से लिया जा सकता है, बशर्ते कोई भी सरकार ईमानदारी से काम कोई कर रही है। हकीकत यह कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति लिकर आय जो है, रेवेन्यू है, वो छत्तीसगढ़ इकट्ठा कर रहा है। एक 40% हिंदुस्तान में पहला नंबर में है छत्तीसगढ़ शराब को कंज्यूम करने वाला। 2200 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है और आने वाले समय में आप सोच लें कि 3 करोड़ जनता से आप 11,000 रुपए करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब आप ये फिगर देख लीजिए कि लगभग 3500 के आसपास जाएगा, जो कहीं ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से डबल ट्रिपल में जाएगा। तो आप सोचिए। ठीक है सुरेंद्र जी, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। क्या लोकसभा चुनाव सामने है इसलिए इस तरह की बातें आ रही? 20 सेकंड दूंगा खाली, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। भाजपा के लोग डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले का नाम शामिल करना निश्चित तौर पर भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। आबकारी की बात कही तो आबकारी मुख्यमंत्री के पास है, आधा दर्जन कैबिनेट की मीटिंग हो गई। 20 सेकंड आपके लिए भी। ये बता दीजिए क्या लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की कार्रवाई FIR लगातार होते रहेंगी?
देखिए, कोयला चोरों को, लोहा चोरों को और नकली शराब बनाने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। ये हमारा वादा है, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा के पहले, लोकसभा के बाद सारे लोग जेलों के पीछे तो जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब बेच रहे हैं, आबकारी उनके पास है। मुझे कमीशन समाप्त करना पड़ेगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में जो भूचाल आया है उसका अंदेशा आपको इसी बात से लग गया होगा कि ईडी को शंका हुई और एसीबी का शिकंजा कस गया। अब 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इनकी गिरफ्तारियों को लेके भी चर्चाएं आम है कि बड़े से लेके छोटों तक की गिरफ्तारी कब होगी और वास्तविकता में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका पूरा खुलासा कब तक हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।